आराध्य देव के श्री चरणों में सभक्ति वंदन। संपूर्ण ध्वल रश्मियों के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। जूम वर्चुअल पर जुड़े सभी प्रवासी निवासी सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। जब सभी बहनें जुड़ती है, चाहे हम निवासी हो या प्रवासी हो, उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं और जुड़ते हैं तो हमें एक अपनापन सा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। कि एक और हस्ती जिनसे आज आप रूबरू हो चुके हैं और नई भी है जो आज हो जाएंगे। हमारे चेन्नई से धनराज जी मालू है, बहुत अच्छा गाते हैं। धम्म जागरणा में इनकी बहुत प्रस्तुतियां रहती है। चेन्नई में भी जब भी मंगलाचरण रहता है इनकी हमेशा प्रस्तुति रहती है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो आज मंगलाचरण हम उनसे ही करवाते हैं। मेरा विनम्र निवेदन धनराज जी मालू से, आज 25 बोल के ऊपर ही आपका मंगलाचरण रहना चाहिए। मैं मेरा परिचय दे रहा हूं पहले, उसके बाद में मंगलाचरण ले लेता हूं। हाँ। धनराज मालू, छापर, चेन्नई। धर्म संघ में मैंने 3 यात्राएं की है, उपासक भी हूं। और जिस टाइम मैंने पहली यात्रा की तो मैंने ऐसा सोचा कि इतने दिन हम कहाँ थे, इतना अच्छा लगा। और आज तो गुरु की कृपा है कि सब कुछ ये सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा लग रहा है। और एक 25 बोल का एक गीत भी ऐसा मैंने बनाने का प्रयास किया था, उसी पर मैं आज मंगलाचरण भी करूंगा। प्रभो म्हारे मन मंदिर में पधारो, म्हारो स्वागत नाथ स्वीकारो। प्रभो म्हारे मन मंदिर में पधारो, म्हारो स्वागत नाथ स्वीकारो। प्रभो म्हारे आगे आगे पधारो। आराध्य देव के चरणों में वंदन। परम पूज्य शांति दूत युवा शक्ति के स्रोत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति वंदन। सभी साधु संतों के चरणों में सादर भक्ति वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। 25 बोल के 5 बोल पर एक गीत की रचना है, वो मैं आपको आज के मंगलाचरण में सुनाऊंगा। उससे पहले एक शब्द जीवन में हम अगर अपना लेते हैं तो ये समझिए कि बहुत बड़े पापों से हम बच जाते हैं। और वो एक शब्द क्या है? संयम। जो भी कार्य जिस क्षेत्र में करते हैं उसमें संयम को ध्यान में रख कार्य करना है, लेकिन संयम को ध्यान में रखते हुए करना है, तो हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। और जो व्यक्ति बहुत सारे पापों से बच जाता है वो अपना आगे के जन्म कम कर लेता है, आगे की योनियां कम कर लेता है, और जल्दी जो सबका लक्ष्य होता है कि मुझे मोक्ष तक जाना है तो वो जाने का अग्रसर हो जाता है। अब 25 बोल का वर्डिंग स्टार्टिंग ऐसा है: समता और क्षमा भाव से मन को विमल बनाऊं, आत्मा में रम जाऊं, पापों से बच जाऊं। समता और क्षमा भाव से मन को विमल बनाऊं, पापों से बच जाऊं, आत्मा में रम जाऊं। 4 गति में किया भ्रमण और 5 जाति में किया रमण। 4 गति में किया भ्रमण और 5 जाति में किया रमण। 6 काया का स्पर्श किया, पंचेंद्रिय जीव का पाए वरण। 6 प्राप्ति को
प्राप्त कर, क्षय पर्याप्ति को प्राप्त कर, अपूर्ण ही कहलाऊं, पापों से बच जाऊं, जीवन ज्योति जगाऊं, सम समता और क्षमा भाव से मन को विमल बनाऊं, आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में रम जाऊं। ये 25 बोल में 5 बोल का अपना एक संयम में जीवन हो, वो लय पे गीत है। तो क्या ये 25 बोल आ जाएंगे 5 पेरा में, और अपने याद करने में बड़ी सुविधा होगी। सीधा का सीधा जो अपनी लय है वो सीधा याद हो जाएगा। 4 गति है, 5 बोल है, 6 काया है, पंचेंद्रिय जीव है, 6 काया है, मतलब 5 बोल इमीडिएट कैसे भी याद हो जाएंगे। और ये सब अपने को क्या 25 बोल भी याद हो जाएगा, और इसमें सारी चीजें अपने को जानकारी में रहेगी। और कभी भी 25 बोल का सिंपली बोलना पड़ा तो ये गीत गा सकते हैं, आराम से गीत गाते सारे आपके बोल और आ जाएंगे इसके अंदर में। और लास्ट में अगर आपने ध्यान किया है, 6 काया का स्पर्श किया, 5 काया का स्पर्श किया, पंचेंद्रिय जीव का पायवरण, 6 पर्याप्ति को प्राप्त कर अपूर्ण कहलाऊं। जब तक हमारे को आगे का जो श्वास है 2-3 और वो सब नहीं होगे ना, तब तक हम अपूर्ण ही रहेंगे। आज राजश्री जी को पूछिए, काया मिलने के बाद भी हम अपूर्ण कैसे कहलाएंगे, या आप क्वेश्चन भी करिए, वो आपको और भी ज्यादा बताएंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम। किसी भी प्रकार का कहने में, गाने में, बोलने में त्रुटि हो, सभी से सादर क्षमा याचना। आगे गुरु कृपा से सुधार की अपेक्षा। जय जिनेन्द्र सभी को। आवाज आ रही? हेलो, हाँ, आ रही थी सर। आ रही ना? ठीक है शांति भाभी जी, आपने मन समय दियो मेरे लिए, बहुत बहुत आपने धन्यवाद। बाकी सब गुरु कृपा है, छापर में चातुर्मास है, सब गुरु के आशीर्वाद छू। नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोए सव्यसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाविपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। और किसी को कुछ बोलना है? अभी जो धनराजी सा मालू ने बताया था बहुत ही अच्छा। ओम अरहम, वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। सबसे पहले मैं क्षमा कामना करती हूँ और सॉरी बोलती हूँ, पहुँच नहीं पाई घर। ठीक है। दूसरा बोल, 25 बोल का दूसरा बोल है जाति 5, एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। जाति किसे कहते हैं? आमतौर पर हम कहते हैं भाई अमुक अमुक जाति है, अमुक अमुक जाति है, लेकिन यहाँ पर दूसरे बोल में जाति का अर्थ होता है सदृशता, यानी एक समान। यानी गाय की जाति, अश्व की जाति, सब गायें एक जाति हैं, सब अश्व एक जाति हैं, इस प्रकार। अब गाय में भी अलग अलग भिन्न भिन्न तरह की होती है, छोटी, बड़ी, लाल, सफेद, काली आदि, तो सभी को एक ही कैटेगरी में लाया जाता है। तो ये जाति 5 जाति का शब्द का अर्थ है। अब चेतना हमारी आत्मा का लक्षण है, लेकिन विकास है ना सबके एक समान नहीं होता है। यानी सबकी आत्मा हमारी एक समान है, सबके असंख्य प्रदेश हैं, एक एक आत्मा के असंख्य प्रदेश समान है, और सभी के पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का स्रोत है।
लेकिन कर्मों के आवरण के कारण, अपनी कर्मों के आवरण के कारण क्या है कि हम कभी एक इंद्रिय वाले, कोई 2 इंद्रिय वाले, कोई 3 इंद्रिय वाले, कोई 4 इंद्रिय वाले, कोई 5 इंद्रिय वाले जीव बन जाते हैं। तो इंद्रियों के आधार पर, यानी 5 इंद्रिय हैं, त्वचा, जिह्वा, नाक, आंख और कान। ये क्रमशः याद रखने के लिए है कि यहाँ से आप करेंगे तो स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय। तो ये 5 इंद्रियां हैं। तो जिसके भी 5 इंद्रियां हैं वो पंचेंद्रिय जीव हैं। जैसे हम मनुष्य पंचेंद्रिय हैं, नारकी जीव पंचेंद्रिय है, देवता पंचेंद्रिय हैं, और तिर्यंश में तिर्यंश पंचेंद्रिय जीव, यानी मगरमच्छ, मछली, गाय, भैंस, पक्षी, सर्प आदि, ये पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। और जिसके 4 इंद्रियां हैं, यानी स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षुन्द्रिय, ये 4 इंद्रियां हैं जिसके पास, वो चतुरिंद्रिय जीव कहलाते हैं। चतुरिंद्रिय जीव कौन कौन होते हैं? जैसे मक्खी है, मच्छर है, भंवरा है, बिच्छू है, ये चतुरिंद्रिय जीव हैं। और जिसके 3 इंद्रियां हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों, जिसके 3 इंद्रियां हैं वो त्रिइंद्रिय कहलाते हैं। यानी चींटी, मकोड़ा, जू, ली, कि जू और लीक, हम कभी कभी ये 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, दोनों भिन्न भिन्न है। कभी कभी हम ये सोच रखे हैं कि लीक से ही जू पैदा होती है, लीक से जू पैदा नहीं होती है। लीक अलग है 3 इंद्रिय वाले जीव, और जू अलग है 3 इंद्रिय वाले जीव। और जिसके 2 इंद्रियां हैं, स्पर्श इंद्रिय और रसन इंद्रिय, ये 2 इंद्रिय वाले जीव हैं, वो है लट, सीप, शंख, कृमि आदि। ये डिस्टर्बेंस, जिन जीवों के एक ही इंद्रियां, स्पर्श इंद्रियां, वो है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि। तो इन सबों में जीव हैं, और वो अपने अपने कर्मों के अनुसार, कोई 1 इंद्रिय, कोई 2 इंद्रिय, कोई 3 इंद्रिय, कोई 4 इंद्रिय, कोई 5 इंद्रिय जीव में पैदा होते हैं। और अब तिर्यंश जो मनुष्य है, हम जब 4 गति देखे हैं तो मनुष्य गति पंचेंद्रिय है, नर गति पंचेंद्रिय, देव गति पंचेंद्रिय। लेकिन तिर्यंश गति के जीव 5 इंद्रिय वाले होते हैं, यानी 1 इंद्रिय जीव भी है, 2 इंद्रिय जीव भी है, 3 इंद्रिय जीव भी है, 4 इंद्रिय जीव भी है, पंचेंद्रिय जीव भी है। और पंचेंद्रिय तिर्यंश में उसके 3 कैटेगरीज किया हुआ है, जलचर, स्थलचर और उर परिसर, भुज परिसर और खेतचर। तो ये सब डिविजन है। तो जलचर, जल में रहने वाले, तो जलचर, स्थलचर और नभचर, यानी नभचर माने पक्षी, आकाश में उड़ने वाले। जलचर जल में विचरण करने वाले, पानी में जो रहते हैं, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि। और स्थलचर भूमि में रहने वाले, गाय, भैंस आदि। तो ये स्थलचर जो भूमि में चलते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक चतुष्पाद और परिसर, या 4 पैर वाले, यानी गाय, भैंस आदि जिसके 4 पैरों में चलते हैं। और परिसर यानी रेंग कर चलने वाले, सर्प आदि रेंग कर चलते हैं। तो 4 पैर वाले होते हैं, वो भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसके 1 खुर हो, यानी 1 खुर माने जैसे हम गाय को देखते हैं 1 डिवीजन है ना, जैसे एक गोल होता है, गोल के बीच में एक लकीर हो जाते थे, 2 डिवीजन हो जाता है, तो 1 डिवीजन ही होता है। तो 1 खुर हो, घोड़ा, गद्दा आदि। और जिसके 2 खुर होते हैं, गाय, भैंस आदि। और गंडीपद गोल पैर वाले, हाथी, ऊंट आदि। और सनक पग जिसके नाखून है, सिंह, बाघ, बिल्ली, कुत्ता आदि। तो इस प्रकार नख वाले। और ये 4 चतुष्पद के एक 4 प्रकार हो गए, 1 खुर, द्विखुर, गंडीपद और सनक पद, यानी नख सहित, नाखून सहित। और भुज परिसर, परिसर के भी भुज परिसर और उर परिसर, यानी छाती के बल पर रेंग कर चलने वाले सर्प आदि, और भुजाओं के बल पर चलने वाले भुज परिसर। भुज परिसर जो होते हैं
वो नेवला, चूहा आदि ये भुजाओं के बल पर चलते हैं। अब नभचर हैं आकाश में विचरण करने वाले, जिसको खेचर भी बोलते हैं, नभचर भी बोलते हैं, पक्षी, आम तौर पर बर्ड्स। तो उनके 4 प्रकार हैं। चरम पक्षी, जिसे चरम के परों वाले, जो उसके पैर फेदर्स होते हैं, पर वह स्किन के बने हुए होते हैं, जो चमगादड़ के होते हैं, बैट, BAT बैट। और रोम पक्षी हैं हंस, चकवा आदि, जिसके जैसे कबूतर, कौवा आदि, इनके सब रोम पक्षी हैं। और समुद्र पक्षी, इनके पग सदा अविकसित रहते हैं, डिब्बे के आकार में, यानी इनके पग कभी खुलते ही नहीं है। वह पक्षी ये ढाई के बाहर मिलते हैं। और वितत पक्षी, जिसके पंख सदा खुले रखते हैं, वो अपना पंख समेटते ही नहीं है, यानी खुले ही रहते हैं, या मनुष्य क्षेत्र के बाहर ही रहते हैं। इस प्रकार पक्षी के भी 4 प्रकार हो गए हैं। और मनुष्य 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक समोच्च मनुष्य और एक गर्भज मनुष्य। और गर्भज मनुष्य वह है जो गर्भ को धारण करके बच्चे पैदा होते हैं, जैसे हम सब पैदा हुए हैं, और जो संगी होते हैं और मन वाले होते हैं। अब संगी प्राणी, संगी मनुष्य, संगी तिर्यंश नहीं लेना है, संगी मनुष्य के मल मूत्र श्लेष्म आदि में जो 14 असुचि स्थान होते हैं, जो गंदे स्थान होते हैं, उसमें जो उत्पन्न होते हैं वो असंगी मनुष्य कहलाते हैं। उनके बिल्कुल मन नहीं होता है, फिर भी मनुष्य गति के आधार पर वो मनुष्य गति के जीव हैं। हालांकि वो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं, 3.5 पर्याप्ति होती है, वो असंगी जीव है। और गर्भ से उत्पन्न होने वाले गर्भज जीव है, जो हम है, मन सहित है। हम भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कर्म भूमिज, हम अभी कर्म भूमिज मनुष्य हैं, जो हम व्यापार करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, अपना आजीविका चलाने के लिए हम कुछ न कुछ काम करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो मुख्य काम 80-80 कृषि, कृषि माने खेती, मसी माने अकाउंट्स, मैथ्स, लेखन की क्रियाएं, यानी पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन, अध्यापन, अकाउंट सब इसमें आ जाते हैं। और 80 तलवार बनाना या तलवार को चलाने वाले शस्त्र आदि को, वह 80 है। इसका 80 का यह भी है कि जो रक्षक होते हैं, जो जवान आदि, तो इस प्रकार अपना व्यवसाय से अपना जीवन चलता है, वे कर्म भूमि मनुष्य हैं। और कर्म भूमि में रहने वाले कर्म भूमिक कहलाते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदय, ये 15 कर्म भूमि है। इन 15 कर्म भूमि में जब 80-80 कृषि का काम से अपने जीवन निर्वाह चलता है, वो कर्म भूमिक मनुष्य कहलाते हैं। तो कर्म भूमि से रिलेटेड है, और कर्म भूमि में रहने वाले मनुष्य कर्म भूमिक कहलाते हैं, क जोड़ना है। और अकर्म भूमि, वहां पर सिर्फ कल्प वृक्ष का अपना साधन होता है और उसी से अपने जीवन पूर्ति हो जाती है। जैसे 5 महाविदय क्षेत्र में सदा चौथा आ रहा है, 5 महाविदय क्षेत्र में सदा चौथा आ रहा है, तो वहां पर 80-80 कृषि का जीवन निर्वाह एनी टाइम वहां पर चलता है। लेकिन 5 भरत, 5 ऐरावत में जैसे अवसर्पणी काल में प्रथम, दूसरे, तीसरे आर्य के अंत के पहले तक अपना जीवन निर्वाह कल्प वृक्ष से हो रहा, फिर भी वो कर्म भूमि ही कहलाती है, ये याद रखना है। और वैसे ही उत्सर्पणी काल में एंडिंग पीरियड में, तो अवसर्पणी काल का स्टार्टिंग पीरियड और उत्सर्पण काल के एंडिंग पीरियड में कल्प वृक्ष के द्वारा अपना जीवन निर्वाह होता है, और बाकी में 80-80 कृषि आदि में से जीवन निर्वाह होता है, फिर भी वह कर्म भूमि ही कहलाती है। 115 कर्म भूमियां हैं और 30 अकर्म भूमि है, 56 अंतरदीप में है, वहां पर योगलिक रहते हैं। 30 अकर्म भूमि जैसे हेमवई, हरिवई, रम्यकवई आदि,
इस प्रकार हम दूसरा बोल मुख्य मुख्य पॉइंट्स यहाँ पर संपन्न हुआ है। किसी का इसके बारे में किसी को प्रश्न पूछना है तो आप दूसरे बल के संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ओम अरहम। किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। शांति भाई। एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। पहले बोल में आपने बताया था वो त्रस नाड़ी को रज्जु के हिसाब से आपने नापा था, तो रज्जु एक्चुअल में क्या होता है? असंख्य योजन लंबा चौड़ा एक रज्जु होता है। उसका मैं डेफिनेशन एक बार बुक में देखकर आपको डाल दूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है एक, उसके बाद बहुत सारे जीरो लगते हैं। इतने मन का एक गोला अगर ऊपर से नीचे डाले, मेरू पर्वत से सबसे टॉप लेयर से कोई डाले, तो इतना वजन का गोला पत्थर कोई फेंकता है और देवता उसको वहां से शुरू होते हैं लेने के लिए चारों दिशाओं में, यानी देवता वहां से रवाना होते हैं। वो जो है वो कितना स्पीड में 6 महीने में वो कितना स्पीड्स, देवता की स्पीड भी होती है और वो नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड भी होती है। तो 6 महीने में लगभग वो जितने क्षेत्र को स्पर्श करता है उसको एक रज्जु कहा जाता है। तो मैं संख्या वगैरह मुझे इतना याद नहीं है, बहुत बड़ी एक संख्या है और उसके बाद बहुत सारे जीरो लगते हैं। वो संख्या का एक भार है, वो मैं आपको व्हाट्सएप में छापर ग्रुप में डाल दूंगी, आप स्वयं आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। हाँ, और मैं बोल रही थी मेरी बुधवार की क्लास मिस हो गई, अगर रिकॉर्डिंग मिल सकती आज की और बुधवार की भी। आज की तो शांति भाई रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं और बुधवार की रिकॉर्डिंग शायद शांति भाई ने की हो तो वो भेज देंगे। अच्छा जी, थैंक यू। ये दूसरा बॉल बहुत इजी है। और एक बात यहाँ विशेष, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक बात कह दूं। आई थिंक कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक बात कह दूं। अपनी जो अभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी जो है, ये कहाँ पे पड़ता है? मेरू पर्वत के आसपास? हाँ, जम्बूद्वीप का जो मेरू पर्वत है, जो आप ड्राइंग में बीच में बताए थे। हाँ, बीच में बताई थी, उसका साउथ साइड में हम। अच्छा। नॉर्थ का लास्ट में एरावत है। और आज बोर्ड मैंने रखा नहीं है क्योंकि जस्ट नाउ ओनली आई केम टू हाउस और घर का शिफ्टिंग चल रहा है। हाँ, ठीक है, कोई नहीं। 5-6 व्यक्ति अंदर काम कर रहे हैं, फिर भी मैंने बोला आधा घंटा आप भी लंच कर लो, मैं भी क्लास ले लेती हूँ करके उनको छुट्टी छोड़ दी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट क्लास में बोर्ड डालकर ड्राइंग सहित आपको एक बार सामान्य जो जानकारी हमको चाहिए वो मैं एक बार समझा दूंगी। तो ऐसे जम्बूद्वीप के बीचों बीच मेरू पर्वत है और मेरू पर्वत के दक्षिण साइड में हम हैं। तो ये जो अपने ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम पढ़ते हैं वो एक्चुअल में वहीं पे एग्जिस्ट करता है क्या? कि नहीं, सोलर सिस्टम कैसा चलता है वो आदि पूरा है ना, ड्राइंग करके मैं आपको बताने का भाव रखती हूँ नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आई श्योरली मैं ले लूंगी। वेडनेसडे होगा क्या नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास जो वेडनेसडे होता है उसमें चलेगा नम्मा बोल। अच्छा, उसमें नौवा बोल चलेगा। और अगले बुधवार की क्लास में तीसरा बोल चलेगा। उसके पहले 10 मिनट में मोटा मोटी आपको सोलर सिस्टम के बारे में, वर्तमान में हम कहाँ पर हैं, क्या हमारा जैन ज्योग्राफी है, उसके बारे में पूरा ड्राइंग करके मोटा मोटी तौर पर जो हमको सामान्य जानकारी चाहिए उतना मैं बताने की कोशिश करूंगी। हाँ, थैंक यू। जय जिनेन्द्र आंटी आपने बताया उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल, तो अभी है ना जब ये 6 तारा खत्म हो जाएगा वापस 6 तारा सेम रहेगा जैसे ए 6 तारा है, तो 5th तारा जैसे हम लोग है अभी वैसा रहेगा। ओके, वैसे ही टेक्नोलॉजी, वैसे ही डेवलपमेंट वापस वैसे ही हो जाएगा क्या? हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हो या न हो, किस रूप में हो, है ना,
ये हमको जानकारी नहीं है कि भाई सेम इसी रूप में रहेगा, रॉकेट ही बनेगा या एरोप्लेन ही बनेगा या इसी रूप में रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो वैसे ही होता है, क्योंकि हम जब जैन परंपरा के इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई अवसर्पणी उत्सर्पणी काल कैसा है, शब्द रूप रंग जो भी है उसकी हानि हो रही है अवसर्पणी काल में। हाँ तो उत्सर्पणी काल में विकास होगा, क्योंकि सबसे लीस्ट हानि में कब रहेंगे, टॉप लेयर में रहेंगे। तो सबसे लीस्ट हानि रहेगी अभी 6th प्यारे में हानि, यानी फुल लो हानि। टोटल। हाँ, यानी दुष्म आ रहा है, दुष्म आ रहा रह जाएगा 6th प्यारा। वही आंटी वापस 5th आएगा, तो 5th में ऐसे ही रहेगा या चेंजेस रहेंगे पता नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसा ही घर बने, सेम टू सेम ऐसा ही पेंट बने, सेम टू सेम ऐसे ही नाम हो, जरूरी नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी विल बी रहेगा, ऐसे ही इंक्रीजमेंट रहेगा। क्यों आंटी, है ना, पहले तो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फिर 4th 3rd 2nd जैसा वापस उल्टा आएगा, क्या वापस सब छोड़ देंगे क्या? वापस वो उस आरे में चले जाएंगे या बैलगाड़ी के आरे में चले जाएंगे क्या? जैसे 4th आ रहा 3rd आ रहा, ऐसे क्या वापस सब छोड़ते चले जाएंगे क्या करके? जरूरी नहीं है कि बैलगाड़ी पहले आएगी फिर रॉकेट बनेगा, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर चौथे आरे का स्टार्टिंग में क्या था, बैलगाड़ी थी। हाँ आंटी। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ, तो ये हाँ रिवर्स चलेगा ना, बैलगाड़ी पहले आएगी फिर रॉकेट आएगा। अच्छा, तो फिर 4th बेटर रहेगा और ज्यादा एडवांस रहेगा और 3rd और एडवांस रहेगा। फिर आंटी तो जो दो योगलिक युग आएगा तो फिर सब छोड़ देंगे क्या? उसमें पूरा ही चला जाएगा क्या? देखो, बहुत लंबा काल है, इसके बीच में कितना करोड़ सागरपम है ना, 4 करोड़ सागरपम, 3 करोड़ सागरपम, 2 करोड़ का, बहुत लंबा काल है। हाँ वहां पर आंटी। तो तीर्थंकर की वाणी की भी हानि हो रही है। वर्तमान में हम अवसर्पणी काल में देखते हैं कितने लंबे काल अंतराल काल में असंयमी की पूजा हुई, साधु भी नहीं थे फिर भी साधु बनकर उनकी वंदना की गई, व्रत निभाया गया, धर्म समझकर किया गया, तीर्थंकर की वाणी भी लुप्त हो गई। बहुत लंबा काल है, लंबा पीरियड है ये हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल जानकारी नहीं है कि भाई ऐसा का ऐसा डेवलपमेंट इस तरह रहेगा या कैसे रहेगा। लेकिन भगवान ने कहा है कि जैसे वर्ण गंध रस स्पर्श है ना, जितनी मिठास थी अवसर्पणी के हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। समय संपन्न हो गया है और मैं अभी सॉरी चाहती हूँ सबसे